तो आइए जानते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, इसका क्या रोल है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस तरह से एक कंट्री की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस पर एरिस्टोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जैसी गवर्नमेंट ना फॉर्म हो, इसके लिए पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर करना, ठीक है। पावर को शेयर करना अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, इसे पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग एक सिस्टमेटिक वे में पावर को शेयर करना होता है। ओके, तो कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट वे में पावर को शेयर करना पावर शेयरिंग कहलाता है। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बीच में, किसी भी लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर, वो हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल लेवल, कोई भी लेवल हो सकता है, उस लेवल पर अगर हम पावर को शेयर करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक इंटेलिजेंट वे में, तो उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ताकि उस कंट्री की डेमोक्रेसी को बनाए रखे। ओके, तो हम देखेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं कि अगर पावर शेयरिंग होता है, इट मीन्स कि अगर पावर शेयर हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो वो कम होगा, तो कंट्री क्या होगी, वीक होगी। ये सिंपल सा एक थॉट है जो कोई भी पावर शेयरिंग वर्ड सुन के सोचता है या उसके माइंड में आता है। तो जब हम देखेंगे कि जब पावर शेयर किया जाता है तो कंट्री जो है वीक नहीं होती है, उसके बदले हम और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, शेयरिंग पावर इक्वल मीन्स डिवाइडिंग पावर, पावर को डिवाइड करना, उससे क्या होगा, कंट्री वीक होगा। ये एक सिंपल सा कोई भी सुनेगा तो ये सोचेगा, है ना, कोई भी इसे समझेगा कि अगर पावर को शेयर कर दिया जाए तो पावर की कमी हो जाएगी, जिससे कि कंट्री क्या होगी, वीक होगी। लेकिन शेयरिंग ऑफ पावर मेक अस मोर पावरफुल। पावर का जो शेयरिंग होता है वो करने से हम क्या होते हैं, और पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, ये हम एक स्टोरी या एक स्टडी केस से समझते हैं। ठीक है, आगे हम बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये दो स्टडी केस देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से वहाँ पावर शेयरिंग जो है वो हमें और पावरफुल बनाता है, ना कि वीक बनाता है। ओके, तो हम देखते हैं केस स्टडी बेल्जियम एंड श्रीलंका की। तो आइए आगे समझते हैं पावर शेयरिंग को विथ स्टडी केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ओके, यहाँ पे हमने एथनिक कॉम्पोजिशन देखा है। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ लिख रखा है बेल्जियम एंड श्रीलंका का, जिसके बेसिस पर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है हमें, और उसका रोल क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन है। तो एथनिक मीन्स क्या होता है, एथनिक मतलब एक सोशल डिवीज़न है जो कि बेस्ड होता है शेयर्ड कल्चर पर। ठीक है, शेयर्ड कल्चर मतलब जब हम किसी से कल्चर, जो हमारा सेम कल्चर है, अगर अपना कल्चर किसी से शेयर करते हैं और उसके बेसिस पे अगर कोई डिवीज़न होता है, जस्ट लाइक जैसे कि कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक है, कोई हिंदू है, तो जब वो सेम हिंदू और हिंदू जब दो लोग आपस में कल्चर शेयर करते हैं तो उनके बेसिस पे जब उन्हें एक अलग डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, अलग ग्रुप में, तो इसे एथनिक कहा जाता है, एथनिक कॉम्पोजिशन। ओके, शेयर्ड कल्चर के बेसिस पर जो सोशल डिवीज़न होता है उसे एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट कंट्री जो है बेल्जियम है, तो बेल्जियम में हम देखेंगे कि ये एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लैंग्वेजेस के काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये एक लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। ठीक है, ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि साइज़ में हमारे हरियाणा स्टेट के हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। ठीक है, जो कि साइज़ में हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। तो यहाँ और इसके जो बॉर्डर्स कंट्री हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस है। ओके, इसके बॉर्डर कंट्री कौन है, नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो इसके अलग अलग रीजन में, क्योंकि बॉर्डर कंट्रीज से जो कंट्रीज़ इसके अटैच हैं, लगी हुई हैं, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है और वहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओके, तो रीजन के बेसिस पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे 59% पीपल जो हैं
वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। मेनली जो फ्लेमिश रीजन के 59% लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं? डच लैंग्वेज। ओके, तो ये 59% है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट 40% पीपल है वो वालोनिया रीजन में रहते हैं और ये फ्रेंच बोलते हैं। ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, देखिएगा 59% डच है, 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। रिमेनिंग 1% जो पीपल बच गए हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल कंट्री का था। बेल्जियम में ओवरऑल कंट्री का ये हमने देखा एथनिक कॉम्पोजिशन। अब इसके कैपिटल सिटी में हम देखते हैं कि क्या है। तो कैपिटल सिटी इसकी ब्रुसेल्स है। ओके, जहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% लोग डच बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसके कंट्री में, ओवरऑल कंट्री में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। ओके, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग 59% हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग सिर्फ 40% है। लेकिन यहीं पे अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो यहाँ 80% हाई है, बहुत ज़्यादा है। 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं एंड सिर्फ 20% लोग डच बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टेंशन होता है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। क्या है? बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ओके, बहुत सीरियस टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है? डच है और कैपिटल सिटी में कौन है? मेजॉरिटी में फ्रेंच है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि दोनों मेजॉरिटी के बेसिस पे रूल करना चाहते हैं। ओके, दोनों मेजॉरिटी के बेसिस पे रूल करना चाहते हैं और अपनी विल, अपनी इच्छाओं को जो है दूसरे कम्युनिटीज़ पर थोप रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है ब्रसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो मेजॉरिटी में है कंट्री में। ओके, कंट्री में क्या है? मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल, लेकिन कैपिटल सिटी में ये माइनॉरिटी में आ जा रहे हैं। या उल्टा भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं कंट्री में एंड कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक्यूट टेंशन मतलब सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो अभी इसको यहीं रोकते हैं। ये बेल्जियम का हमने पढ़ लिया एथनिक कॉम्पोजिशन। अब हम श्रीलंका का पढ़ेंगे। ओके, श्रीलंका क्या है? ये एक आइसलैंड नेशन है और यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो कि हरियाणा स्टेट के लगभग बराबर है। ठीक है, अबाउट सेम एज, लगभग बराबर है, हमारे हरियाणा स्टेट के पॉपुलेशन के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे 74% पीपल जो हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मतलब वहाँ का नेशन लैंग्वेज है सिन्हाला, वहाँ पर नेटिव लैंग्वेज है। तो 74% लोग सिन्हाला स्पीकर हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाली कहते हैं। ओके, और ये कौन सा, ये क्या है? बुद्धिस्ट है। ये देखिए, अभी हमने लैंग्वेज के बेसिस पर इसे एथनिक कॉम्पोजिशन को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया है। अब यहाँ रिलीजन के भी बेसिस पे आ गया। ओके, ये इनका रिलीजन है कि जो सिन्हाला स्पीकर है वो बुद्धिस्ट है और 18% जो है वो तमिल स्पीकर है। ठीक है, 18% जो है वो तमिल स्पीकर हैं और ये मेनली हिंदू या मुस्लिम है। कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? हिंदू या मुस्लिम है। तो तमिल स्पीकर में भी 2 तमिल स्पीकर है, 2 तरह के, एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। ओके, श्रीलंकन तमिल कौन है? जिनके फोरफादर श्रीलंका में ही पले, पैदा हुए, पले बड़े, उन्हें श्रीलंकन तमिल कहा गया, जो हमेशा से ही श्रीलंका में थे। ओके, तो श्रीलंकन तमिल की जो लैंग्वेज है वो 30% लोग हैं श्रीलंकन तमिल वाले। ओके, इंडियन तमिल कौन है? जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया के साउथ कोस्ट से, मतलब तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु के स्टेट से जब ब्रिटिश इन्हें ले गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका, तो वो वहीं सेटल हो गए और इन्हें इंडियन तमिल कहा जाने लगा। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन तमिल वो होते हैं जिनके फोरफादर इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर प्लांटेशन वर्क के लिए ब्रिटिश इन्हें लेके गए थे।
फिर धीरे धीरे वो वहीं सेटल हो गए और वहीं रहने लगे। तो ये कितने हैं, 5% है। ओके, इंडियन तमिल कितने हैं, इंडियन तमिल स्पीकर 5% है, श्रीलंकन तमिल 13% है। तो इस तरह से टोटल जो तमिल स्पीकर है वो 18% है, और ये मेनली हिंदू या मुस्लिम है। ओके, रिमेनिंग जो 7% बच गए, ये दोनों मतलब तमिल और सिन्हाला दोनों बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तमिल भी ये जानते हैं और सिन्हाला भी ये जानते हैं। तो ये 7% लोग हैं, और ये मेनली क्या है, क्रिश्चियन है। ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये था श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। ओके, तो हमने देखा बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन, हमने देखा श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो अब इनके बीच में आपस में ही क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से चले, क्योंकि सबकी अपनी अपने थॉट होते हैं। ओके, तो सब अपने रिलीजन्स को आगे बताते हैं या अपने लैंग्वेज को ऊपर बताने की कोशिश करते हैं। तो जो भी जिस भी बेसिस पे वो एथनिक कॉम्पोजिशन हुआ है वो उसे सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होने लगती है उनके बीच में। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग आएगा अब। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हम लाएंगे पावर शेयरिंग लाएंगे, जिसकी वजह से अब आगे हम अभी इन दोनों केसेस को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या रोल निभाएगा इस कंट्री में।